अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अमन, अफगानिस्तान के इस्तेहकाम और इस खित्ते की खुशहाली के दावेदारों का जो पोल है वो खुल गया है पूरी दुनिया के सामने। और अफगानिस्तान को माशी तौर पर इस्तेहकाम बख्शने के लिए या वहां पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए भारत ने बहुत प्रोपेगेंडा किया और कोशिश की भरपूर अंदाज से कि चाहे वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला हो या अशरफ गनी हो, उनको बहकावे में लाकर काबुल में और बिलखुसूस उसके जो नवाही इलाके हैं वहां पे तरक्याती कामों का जाल बिछाने का एक झूठा दावा किया जाए ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम जोई में शिद्दत लाई जाए। और काफी हद तक भारत इसमें कामयाब होता हुआ भी दिखाई दिया और उसने पाकिस्तान के साथ मुल्का सरहदों पर न सिर्फ कैंप बनाए जिसका हमने सबूत बल्कि दस्तावेजी सबूत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जमा करवाया, सेक्रेटरी जनरल को जमा करवाया कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा बुर्दबारी का मुजाहरा किया, जुर्रत का मुजाहरा किया, बर्दाश्त का मुजाहरा किया और एक पुरअमन हमसाये की तरह अपना बिहेव और अपना सलूक रखा। लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान में आज भी पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम जोई का सिलसिला जारी है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का सिलसिला जारी है, पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला भी जारी है। क्या अब भी एनडीएस और रॉ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ये मुहिम जोई कर रहे हैं? इस इशू को भी आज जेर बहस लाएंगे। दूसरी जानिब आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के हवाले से सह फरीकी इजलास होते रहे, गैर फितरी इजलास होते रहे। कुछ फितरी इजलास ऐसे थे जो कि मुअत्तल कर दिए गए या उसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहा जाता है, जिन्हें हम स्टेक होल्डर नहीं कहते हैं, उनकी अदम शिरकत ने सवालात पैदा किए। लेकिन अब एक 4 फरीकी इजलास होने जा रहा है जिसमें मॉस्को है, बीजिंग है, अमेरिका और इस्लामाबाद, ये चारों मिल बैठेंगे और ये फैसला करेंगे कि अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। दूसरी जानिब तालिबान अपनी जो हिकमत अमली है वो उसमें शिद्दत ला रहे हैं। अब तो कुंदूज का जो इलाका है, आपको भी याद होगा कि 9/11 के बाद और ख़ास तौर पर बिलखुसूस 2004 के बाद जब शुमाली इलाका जात से एक नॉर्दर्न अलायंस सामने आई जिसको लीड किया दोस्तम ने। आजकल वो रशीद दोस्तम तो हैं काबुल में, लेकिन दोस्तम के इलाके तक जो है वो तालिबान पहुंच गए हैं और अब काबुल से शायद कोई 150 किलोमीटर का फासला रह गया है। लेकिन इस खून रेजी को पाकिस्तान ने कबूल नहीं किया। पाकिस्तान चाहता है इस खित्ते में इस्तेहकाम आए और अफगानिस्तान के जितने धड़े हैं वो मिल बैठकर अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। लेकिन भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए। तेहरान भी चाहता है, इस्लामाबाद भी चाहता है, इस्तांबुल भी चाहता है, बीजिंग भी चाहता है, मॉस्को भी चाहता है, लेकिन न्यू दिल्ली नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आए। इस बात को या तो अफगानी समझ नहीं पा रहे हैं जो मखसूस एक हल्का है जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, या उस वक्त समझ आएगी, अल्लाह ना करे, जो हम कह रहे हैं कि फिर क्या पछताना जब चिड़ियां चुग गई खेत। आज हम इस पर तफसीलन बात करेंगे। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ा रिच पैनल है हमारा। सबसे पहले तारुफ करवाते चले नजमुल साकिब साहब, हमेशा टू द पॉइंट बात करने वाले और साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, अफगानिस्तान के उमूर पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नजमुल साकिब साहब। हमारे साथ डॉक्टर आमना महमूद साहिबा मौजूद हैं, उस्ताद हैं, पढ़ाती हैं, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं, अफ़गान उमूर पर आपकी दस्तरस है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। चौधरी खादिम अली मांडला साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दबंग तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया चौधरी खादिम अली मांडला साहब आपका भी। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अफ़गान उमूर के, बैनुल अक़वामी उमूर के, सियासी उमूर के और ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल से बखूबी वाकिफ़ हैं और आपका एनालिसिस जो होता है वो भी हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी होता है। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया और आप सबकी इजाज़त से, क्योंकि ब्रिगेडियर साहब का थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है तो गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब से करते हैं। ब्रिगेडियर साहब बताइए, अमेरिका के हवाले से बात करें कि वो कोशिश ये कर रहा है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आए और फरीक मिल बैठकर फैसला करें, ये विल आपको कैसी नजर आ रही है? क्या वाकई अमेरिका चाहता है या अमेरिका चीन के खिलाफ एक नई कैंपेन का आगाज कर चुका है? बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद साहब। अमेरिका, मैं अगर कुछ कहूँगा तो शायद वो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हो या कहें कि जी आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश करते हैं, लेकिन अगर आप आजकल इंटरनेशनल मीडिया को आप ज़रूर मॉनिटर कर रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, और आज ही मैं स्काई न्यूज़ पे एक रीबिल्डिंग, एक एंड गेम इन अफगानिस्तान के नाम से एक वहाँ की कॉरेस्पॉन्डेंट है जिसने अफगानिस्तान के ऊपर एक कवरेज किया, तो वहाँ पे आजकल जो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एनालिस्ट है जो समझते, जो वो ये कहने पे मजबूर हो गए कि इतने $1 ट्रिलियन खर्च किए, इतने लोग मरवाए, इतने अफगानियों का खून किया, इतनी औरतों की आबरूरेजी की, JSOF ने तबाही मचाई, ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन
कमांड ने अफगानिस्तान के अंदर, बट दी एंड गेम पे क्या लिया? एंड गेम के अंदर तो वहां फिर डिजास्टर है। यानी अगर आप उसको थोड़ी सिगार की रिपोर्ट उठा के देखें, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स उठा के देखें, जिसमें ट्रांस हिंदू कश रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट था, एक जो अपना वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नेशनल प्रोजेक्ट था, एक कोई ग्रेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, इसके साथ साथ कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कोई प्रोजेक्ट थे, एविएशन के लिए काम करना था। या वो उसके बाद जो जितने थे, एक अफगानिस्तान स्ट्रेटेजिक ग्रेन रिजर्व प्रोजेक्ट था। मतलब मैं कितने प्रोजेक्ट्स का नाम लूं। तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दुनिया से जमा किया। जब पैसा दुनिया से जमा किया, जो प्रोजेक्ट्स पे चीज खत्म करनी थी, 1000 रुपए लगाना था, उसमें 800 रुपए उनके कॉन्ट्रैक्टर ले गए, 200 रुपए प्रोजेक्ट पे लगा, 100 रुपए जो इधर उधर हो गए। अफगानिस्तान आर्मी जो रीबिल्ड की 3 लाख की आर्मी, आज आप देख लीजिए, कल जब यहाँ पे ऐबक पे कब्जा हुआ है तो उनके वहां पे डिप्टी गवर्नर की स्टेटमेंट आई है और उन्होंने कहा जी मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कहा कि शहर को बचाने के लिए आप जो है ये जो इलाका है तालिबान के हवाले कर दें। आप साउथ से जाएं, वेस्ट से जाएं, नॉर्दर्न प्रोविंस से जाएं, कुंदुज आपने जिक्र किया, हेलमंद है, सरेपोल है, कितनी इलाके। ब्रिगेडियर साहब देखिए, ब्रिगेडियर साहब, हेलमंद की समझ आती है, कंधार की समझ आती है, पक्तिका की समझ आती है, पक्तिया की समझ आती है, निंगरहार की समझ आती है, कुनड़ की समझ आती है। ये कंदूस और नॉर्दर्न एरियाज में तालिबान की जो ये हिकमत अमली है, इसके क्या मुहर्रिकात आपको नजर आते हैं और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? यही तो चीजें सोचने पे मजबूर करती है। इसलिए कि तालिबान ने एक और गेम भी खेली है जो आपकी नजर से गुजरी। इस दफा जो उन्होंने चेंज किया है वो है कि कोहे बाबा माउंटेन जो है वो अपने वेस्टर्न फ्रिंजेस पे, हिंदू कश के सेंट्रल अफगानिस्तान में, वहां जो हजारा ट्राइब्स है, वहां तक आपको आज कोई लड़ाई नजर नहीं आई होगी। इसलिए कि उन्होंने वहां पे गवर्नर जो है वो एक शिया गवर्नर मुजद्दिदी साहब है, उनको लगा दिया है। इस तरह कुंदुज में क्यों हुआ? 2 दफा कुंदुज फॉल हुआ था, आपको याद होगा, बड़े ब्रीफ पीरियड के लिए। इसलिए कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो आज एक ट्राइका बैठा, मैं अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत काउंट नहीं करता, देयर इज नो गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। आज काबुल के अंदर लोग महाजरीन आके पार्क में बैठे हुए हैं, उनके पास ना खाने के लिए है, ना पीने के लिए है, ना सोने के लिए जगह है। तो ये किस किस्म की इनएफिशिएंट और करप्ट गवर्नमेंट आपने काबुल के अंदर बिठाई है, जो अपने लोगों को लुक आफ्टर नहीं कर सकती, जो अपने लोगों की नीड को लुक आफ्टर नहीं। तो जब आपके अंदर इस किस्म का ट्राइका, इस किस्म के करप्ट लोग होंगे, जो एजेंट होंगे CIA के या रॉ के, जैसे ये आपका नुक्ता ब्रिगेडियर साहब बड़ा आम है, मैं नजमुल साकिब साहब की तरफ जाऊंगा, बहुत आम नुक्ता आपने उठाया है। नजमुल साकिब साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ये कह रहे हैं कि एक डमी ही कह सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तो ये अशरफ गनी की और हामिद करज़ई की हुकूमत पर ये इल्ज़ाम है कि वो अमेरिका नवाज हुकूमत है और अमेरिका ने ही बनाई है। और माहिरीन का ये कहना है, और ख़ास तौर पर जो ऑब्जर्वर्स हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, डिफेंस ऑब्जर्वर्स हैं, वो ये समझते हैं कि एक अच्छी इंटरिम गवर्नमेंट बनाकर और एक कंसेंसस के साथ इलेक्शन शफाफ अंदाज से कराए जाएं तो अफगानिस्तान के मसले में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। डॉक्टर साहब, आपने इंट्रो में अपने बड़ी अच्छी बात की, बड़े अच्छे तरीके से ग्राउंड बनाई है। देखिए, अशरफ गनी आज चला जाए, आज उतर जाए या उतार दिया जाए तो ख़ास से मसाइल हल हो जाएंगे, पहली बात। ठीक। दूसरी बात ये कि हैरानी हमें पता नहीं क्यों होती है, जब इनखिला हो रहा था तो हमें पता था कि तालिबान जो हैं वो मार्च करेंगे, तालिबान मार्च कर रहे हैं। कल जो है वो दोहा में जो यानी 4 फरीकी आपने बोला है, इस तरह के हमने बहुत सारे देखे हैं और ऐसे लगता है कोई रील चल रही है, फिल्म चल रही है, ये मिलते हैं उसी शहर में, उसी मुल्क में, और फिर बाद में पता लगता है जी कुछ मुआहदे हुए और बाद में ये पता लगता है जी कुछ लोग जो हैं बशमूल अमेरिका के, उन्होंने मुआहदे पे अमल नहीं किया। इस वक्त जो हिकमत अमली, ये ब्रिगेडियर साहब ने जो सारा हिसाब किताब बताया ना, अगर आप इस वक्त वो नक्शा देखें जिसमें कि कुछ रंगों से बताया गया है कि तालिबान कहाँ कहाँ हैं, तो सवाए सेंट्रल अफगानिस्तान के, जिसमें सफ़ेद इलाका जो है वो बताता है हमें कि ये काबुल की जो है वो, बाकी आप देखें तो उसमें तो तकरीबन चारों तरफ जो है वो आपको तालिबान नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये सारे का सारा जो है वो एक ही रंग से भर जाएगा। ठीक है। और हैरानी इस बात पे हो रही है और बहुत सारी बातों के साथ साथ कि अमेरिका बहादुर जब यहां से निकलते हैं तो वो कह के निकलते हैं जी कि हमने ट्रेन कर दिया, हाँ, वेल इक्विप्ड कर दिया, हमने इक्विपमेंट दे दी और इनका हम ख्याल बाहर रह के भी करेंगे और इनकी हमने फौज को तो अच्छी तरह से, और अब ये तालिबान का मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है। मैं हैरान हूं, जब से ये जा रहे हैं, ये निकल चुके हैं,
एक जगह पे भी पता लगा हो कि अफगानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकाबला किया है। यहां पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं, उसमें हम नहीं जाते क्योंकि उसमें बहुत सारा जो है वो लंबा आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। देखने की बात यह है कि इस वक्त रूस, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका, ये चार बनते हैं, और अगर आप इसमें तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और जो ये सारे रिपब्लिक की कुछ जो उनको शामिल कर लें, ये हैं जिनको स्टेक होल्डर्स आपने कहा। इसमें से अमेरिका तो हमें साफ नजर आ रहा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले जो बाइडेन साहब की एक मैंने वो सुनी है जी, स्टेटमेंट आई है थोड़ी देर पहले आपके प्रोग्राम शुरू होने से, जिसमें उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान में अमन जो है उसको कायम रखना ये अफगानी गवर्नमेंट का काम है। नहीं जी, अच्छा, ये कैसी एक मजेदार सी एक स्टेटमेंट है जो कि अभी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने दी है। इससे क्या पता लगता है? क्या आपके ख्याल में अमेरिका को, जिनके सैटेलाइट्स जो हैं वो घरों के अंदर बैठे हुए टेलीविजन की जिससे ऑन ऑफ करते हैं वो नॉब्स देख रहे हैं, उनको नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है? अच्छा, अमेरिका को तो हम एक तरफ कर देते हैं, पाकिस्तान इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा। ठीक है, पहले भी हुआ था, अभी भी होगा। मुझे मेरे मुल्क की सबसे ज्यादा मुझे फिक्र अपने मुल्क की है, क्योंकि अगर ये तालिबान आ जाते हैं, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट इधर आता है, सिविल वॉर शुरू होती है, तो वो जो अफगानी हैं उनका हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? उनको क्या करेंगे? और हमने अपने जो ग्रीवेंसेस हैं सर वो पूरी दुनिया के सामने तो रख दिए हैं। अब उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कि नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में अमन हो, और वहां पे रहने वाले जो 40 मिलियन लोग हैं वो इसी तरह लड़ते और वो स्पाइलर का रोल भी अदा कर रहे हैं। नजमुल साकिब साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। बड़ी आपने मैं एक नुक्ता छेड़ा है, मैं चाहूंगा ये जो वेल इक्विप्ड करना या पेशावराना सलाहियतों के जो दावे अफगानिस्तान की जानिब से किए गए, थोड़ा माजी में चलते हैं। डॉक्टर आमना साहिबा, खुद अशरफ गनी साहब फरमाते थे जब हमारा ये गिला शिकवा होता था, हम अपनी लाशें उठा रहे थे, हमारे निहत्ते लोगों का खून बहाया जा रहा था कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। आप कहते थे कि 65% से ज्यादा इलाके पे हमारी रेट ही नहीं है, खुद कहते थे आप। आज आप पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहे हैं कि जनाब हमारे एरिया जो है वो कब्जा हो रहे हैं। पख्तीका, निंगरहार और ये जो मैंने आपको बताया जो पाकिस्तान की मुल्का सरहदों के साथ जुड़ते हैं। और फिर अगर हम बलूचिस्तान की तरफ से भी चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा का तो बताया, बलूचिस्तान के साथ कंधार और जो दीगर प्राविंस जावल वगैरह लगते हैं, वहां पर तो आपकी रिट वहां पर भी नहीं थी। तो अगर आपकी रिट ही नहीं थी तो आप पाकिस्तान पर इल्जामात लगाकर क्या हासिल करना चाहते हैं डॉक्टर साहिबा? जी, पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना तो एक रूटीन की बात है, इसलिए कि अमेरिका के लिए भी ये बहुत आसान स्केपगोट है कि उनको डिफीट हुई है तो पाकिस्तान की वजह से हुई है, और अफ़गानिस्तान के लिए भी। और अगर अब जो एम्बेसडर साहब बात कर रहे थे और ब्रिगेडियर साहब कर रहे थे, अफ़गानिस्तान में जो सिनेरियो है अब अपेरेंटली वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बड़ा नेगेटिव है कि वहाँ पे तालिबान की इन्वेजन बढ़ती जा रही है, और जैसे वेस्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल एक छोटा सा एरिया रह गया है जो काबुल और उसके सराउंडिंग्स हैं। लेकिन मैं इसको ना बहुत पॉजिटिव समझती हूँ, इसलिए कि अफ़गानिस्तान में जो हम बार बार बात करते हैं, जो पाकिस्तान का ऑफिशियल मौक़िफ़ भी है कि हम चाहते हैं कि अफ़गान ओन्ड और अफ़गान इंट्रा अफ़गान सलूशन हो जो वो बैठ के तय करें। लेकिन अफ़गान कौम से हमें ऐसी कोई तवक्को नज़र आती नहीं है कि ये किसी बात पे बैठ के एग्री हो सकें। और जैसे एम्बेसडर रेफ़र कर रहे थे कि बार बार मुज़ाकरात होते हैं और वो फिर फ्यूटाइल साबित होते हैं, सिवाय इसके कि वो जो विड्रॉल का मुआहदा था उसके ऊपर अमल हुआ, और वो भी दोनों इसलिए अमल हुआ कि अमेरिका के लिए वो भी एक सेफ एस्केप का रास्ता था ना, क्योंकि वो वहाँ से बाहर निकलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस पर अमल किया। लेकिन जो हमें ये नज़र आ रहा है, जो मैं बात कर रही हूँ कि पॉजिटिव है, तालिबान की जो एडवांसमेंट है और जो उनकी कामयाबियाँ हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान सिर्फ ताकत के ज़ोर से ही कब्ज़ा किया जा सकता है या जीता जा सकता है। उसमें भी हमें अफ़गान फोर्सेस भी बड़ी उनकी भी समझदारी नज़र आ रही है इस बात में, क्योंकि उनमें कैपेसिटी नहीं है। और आप देखिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी अमेरिका ने क्या करनी थी, उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए कि वो तो उनको सबॉर्डिनेट फोर्स रखना चाहते थे, अपने लिए थ्रेट नहीं बनाना चाहते थे। आपको याद हो कि एक ऐसा इंसिडेंस था जिसमें अफ़गान आर्मी ने खुद अपनी नेटो आर्मी इसके ऊपर हमला कर दिया। तो उसके बाद से अमरीकी इस बात से बड़े बाखबर थे कि
अफगान फोर्सेस की इतनी कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए कि वो नेटो के लिए चैलेंजर बन सकें। फिर आप ये देखिए कि उनकी ट्रेनिंग इंडियंस ने की है। इंडियन कभी भी उनको इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो सबॉर्डिनेट रहें और ताकि इंडिया की हमेशा वहाँ ज़रूरत रहे, उनकी प्रेजेंस रह सके और अखंड भारत का ख्वाब पूरा होने हो जाहिर है कि उनके ख्याल में साउथ एशिया जो है वो एक्सटेंडेड है और उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। में भी किसी वक्त वो सेंट्रल एशिया के ऊपर भी अपना क्लेम करें। तो इसलिए हम अफगान आर्मीज़ की जो क्रेडिबिलिटी है और उनकी कैपेसिटी है उसका तो हमें पता है, और ये उनकी बड़ी समझदारी है। और जैसे भी हम बात कर रहे थे कि गवर्नर ने खुद कहा कि ये इस शहर को बचाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसको नज़र आ रहा था कि अफगान फोर्सेस जीत नहीं सकती हैं। तो दो बातें हैं जो हम अभी कर रहे हैं, एक ये कि जो बैरूनी फोर्सेस हैं उनके स्टेक्स मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे अमेरिका जो जैसे हम जो 4 मुल्की मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं उसमें मेजर स्टेक होल्डर पाकिस्तान है और चाइना है, क्योंकि हमारे शेयरिंग बॉर्डर हैं, हम उससे स्केप नहीं कर सकते। उसके अलावा रशिया की क्योंकि रीजनल एक पॉलिटिक्स है और वो इस वक्त चाइना के साथ अलायंस में चल रहा है, उसकी रीजनल अप्रोच बड़ी अच्छी नजर आ रही है और वो पॉजिटिव नजर आ रही है। लेकिन अमेरिका जो है वो एक ट्रबल क्रिएटर के रोल में है, क्योंकि वो इस खित्ते में अपनी प्रेजेंस को इंश्योर रखना चाहते हैं, अपनी सुपर पावर की पोजीशन को, हेजीमनी को मेंटेन करना चाहते हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ पे टेंशन खत्म हो, वो टेंशन को मैनेज करना चाहते हैं इस लेवल पे कि अमेरिका का नुकसान ना हो, लेकिन बाकी खित्ते के मुबालिक जो हैं वो बबलिंग सिचुएशन में रहे। ठीक है मांडला साहब, जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने भी फरमाया कि अमेरिका का रोल सबको पता है कि अमेरिका इस खित्ते में कितना इस्तेहकाम चाहता है, कितनी उसकी ख्वाहिश है, कितनी उसकी विल है, उसका जिक्र कर दिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान पर जो बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं और पाकिस्तान से जो तवक्कुआत का पूरा वो क्या कहते हैं कि लश्कर हम कह सकते हैं कि ये तवक्कुआत का इतना बोझ जो पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की जा रही है, और कहा जा रहा है कि जी आप तो मुआविन हैं। हमने तो जवाब दे दिया कि हम तो सिर्फ जामिन हैं, और हमने तो आपके लिए राहें हमवार की हैं। हमने तो आपके लिए दोहा हो, मरी हो, या जहाँ पर तालिबान के साथ या स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरती अमल है, उसमें पाकिस्तान ने एक जामिन का किरदार अदा किया, टेबल पर लाकर बिठाने का किरदार अदा किया। हम अगवानियों की बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जो इस वक्त गवर्नमेंट है और जो उसका एटीट्यूड है वो तो अगवानियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगवानी जो है वो पाकिस्तान के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट भी रखते हैं, मजहबी भी हमारी है, रिलीजियस हमारी अटैचमेंट भी है, और फिर उसके साथ साथ लैंग्वेज का भी एक बहुत बड़ा असर है। एक मखसूस तबका है जो भारत की बोली बोल रहा है। क्या समझते हैं आप कि इसके लिए हमारी जो हिकमत अमली है वो कितनी मौसर है, या दुनिया को हम कितना समझा पाए और दुनिया ने उस पर कितना अमल दरामद किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो इस बात को देखें कि 20 साल में अमेरिका जो टारगेट लेके आया था, क्या उसने वो अचीव किया है? आज वो पीस कीपिंग की बात करता है, अमन की बात करता है, वहाँ इंतकाल इक़्तिदार की बात करता है। तो कभी 20 सालों ने एक दिन भी उन्होंने इस तरफ फोकस किया अपने आप को कि हमने अफ़गानिस्तान में अमन देना है? क्या आज वो अगर ऐलान करता है जो बाइडेन कि हमने आपको इक्विपमेंट भी दे दिया है, आपको ट्रेंड भी कर दिया है, तो क्या आप 20 साल में अफगानिस्तान को ट्रेनिंग देने आए थे? भाई आप पहले ये तो बताएं ना कि आपने इक्विपमेंट देना था कि जाके ट्रेनिंग लें जी हमसे। आप जिन मिशन के लिए आए थे आपने अमन देना ना, आपने इक़्तिदार जो है वो मुंतकिल करवाना था, अमन को सामने रखते हुए, और इंतहा पसंदी का खात्मा करना था, नाइंसाफियों का खात्मा करना। मैं वही कह रहा हूं कि वो ट्रेनिंग देने के लिए तो नहीं आए थे ना, कि जो बहुत बड़ा दुनिया को एक हवा बनाकर वहां एक फतह करने आए थे। आज दुनिया उस चीज का हिसाब मांगती है। शिकस्त आप खा चुके हैं, आपको लोग कहते हैं कि आप जो है छुप कर भाग रहे हो, और इस बात सुनने को आप तैयार नहीं है। ये बात जब सच आप नहीं सुनते हो तो हकीकत की तरफ आप गए नहीं हो। जब गए नहीं हो, अभी सारा कुछ हो रहा है, वहां तालिबान जो है वो 6 सूबों के ऊपर तो बिल्कुल मुकम्मल उनका कंट्रोल हासिल हो चुका है। दारुखिलाफे जो है 6 सूबों के आगे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप 4 फरीकी, 6 फरीकी, अभी फरीकों का क्या मकसद है? ये जब आपने इनखला करना था, इनखला करने से पहले ये सारे इंतजाम आपने करने थे। तो वहां बैठ के कोई इलेक्शन कराते, हुकूमत जो है वहां बना के सब निकलते, लेकिन आपका मिशन ही वो नहीं था।
इंडिया वहां जो है ना आपने थानेदार बनाया हुआ था, जिसने 66 कैंप जो ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, वो सारा डोजियर में हमने लिख के दिया। उनका जो वहां सफीर गौतम था उसके सारे काले करतूत हमने लिख के दिए। वहां से जनरल रजीत सिंह जो जाता है वहां जाकर उन कैंप्स में ट्रेनिंग देते हैं, पैसा देते हैं। वो तो वीडियोस बड़ी मंजर-ए-आम पर है, हमने अकाउंट नंबर तक दे दिए कि कैसे कैसे बंदे जो है ना वहां आपने पाल के रखे, और सारी दहशतगर्दी 70-75 हजार पाकिस्तानी जाने जो है ना हमने शादी। अच्छा, आलमी दहशतगर्दी का मरकज करार दिया था 9/11 के टाइम, और हमला कर दिया था जॉर्ज बुश के दौर में, और यह कह दिया गया था कि अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दों का मरकज बनना चाह रहा है। फिर वही आलमी दहशतगर्द, वही ब्लैकलिस्ट अनासिर जिनका हम कहते थे कि सियासी तौर पर इसका हल निकाले, वही ब्लैकलिस्ट थे पहले, अब वो स्टेक होल्डर्स और कतर के दफ्तर में बैठे हुए। अभी देखेगा अभी उन्हीं के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। भाई दुनिया को कोई बताओ तो सही कि क्या वो दहशतगर्दी खत्म हो गई है? अभी ये सारी चीजों का हिसाब अमेरिका देने से जो है वो कतरा रहा है। जब नहीं है साहब उसके पास, अभी फिर नए सिरे से वही इल्जाम, ये जो अशरफ गनी है ये आए दिन इल्जाम उठाने देता है जी 10,000 मसल्ला जो है ना वो हमारी तरफ गया। भाई कहां से किए हैं? हमने सारे वो काम इनको बताए। जब बाढ़ लगाने की बात करते हैं इतराज कहां से आते हैं? इंटेलिजेंस शेयरिंग की हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्शन उसकी तरफ से आता है। आप चाहते ही नहीं हो। अभी अमेरिका ने जो पीछे हाल में क्या कहा है कि तुर्की और पाकिस्तान जो है वो अपनी बॉर्डर को खोल दे, किन के लिए? कि अफगानी जो महाजरीन आएंगे वहां से उनके लिए राहें हमवार करे। भाई पहले हम आप अपना वीजा रजीम को रिलैक्स करें, आपके पास भेज देते हैं। भाई हम सारे जो उतने भी इकदाम बेहतरी के थे हम तो चीख चीख के रह गए, लेकिन उस तरफ तो किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। लेकिन आज पाकिस्तान के ऊपर जितने इल्जाम लगा रहे हैं ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान का रोल एक मुआवन का था। हम कल भी मुआवन थे, आज भी मुआवन है। पहले जामन थे ना आज जामन है। हमने जमानत नहीं ली, हमने मुआवन जमानत मुज़ाकरात के लिए कि पुरअमन मुज़ाकरात उसमें बिठाएंगे, उसकी ज़ामिन हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। हमको जामन नहीं है। जामन तो वो है जिन्होंने $1 ट्रिलियन आपने वहां जो है झोंके हैं, वहां दहशतगर्दी को इंप्रूव किया आपने। इंडिया ने बैठ के आपके साए के नीचे एनडीएस और रा ने जो हरकतें की है। बिल्कुल सही कहा आपने। ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा एक और नया कट्टा खुल गया, यही कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं एक और नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। कतर एग्रीमेंट जो है उसकी वायलेशन भी नजर आ गई, और अमेरिका ने फिजाई हमले शुरू कर दिए और उसे महदूद हमले करार दे दिया है। ये कतर का जो एग्रीमेंट है इसके क्या जो है नेगेटिव इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान में ये कहा जा रहा है कि ये जो बार बार बताया जा रहा है कि फिजाई हमले किए जा रहे हैं ये प्लांटेड हैं और तालिबान को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। सजाद साहब, एक अमेरिका की जब आप बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जब अफगानिस्तान पे हमला किया था तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की स्टेटमेंट थी कि हम वहां पे डेमोक्रेसी, नेशन बिल्डिंग के लिए और जमहूरियत को फरोग देने के लिए जा रहे हैं। अभी पिछले से पिछले हफ्ते जो बाइडेन की स्टेटमेंट आई है, एक तकरीर में उसने कहा कि हम नेशन बिल्डिंग के लिए तो नहीं गए थे, हम तो वहां पे अपना उसामा बिन लादेन के पीछे गए थे। अफगानिस्तान में 9/11 में कितने अफगानी थे? व्हाई डिड दे कम टू अफगानिस्तान? उनकी एक स्ट्रैटेजी थी जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और आपको पता है कि अमेरिका का जो स्ट्रैटेजिक रिव्यू पेपर है वो जब जारी होता है, और हर साल जारी होता है स्ट्रेटेजिक रिव्यू पेपर, उसमें अगले वो 5 साल के हदफ दे देते हैं कि उन्होंने कहाँ पे क्या क्या पे करना है और किस तरह करके करना है। और उनका ये हदफ था कि उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर आना है, चाइना है, रशिया है, इसमें बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, सारे लोगों को पता है। अगर वो यहाँ पे आए थे, अगर सिर्फ अमेरिका आया था तो उन्होंने बदख्शा में एक रफीकाबाद के नजदीक जगह, हबीबाबाद के नजदीक जगह रफीकाबाद, वहाँ एक ज्वाइंट नेक्सस बनाया था मुसैद का, CIA का, NDS का और रॉ का। और ये पाकिस्तानी सरहद के बहुत करीब है। एम आई राइट सर? ज्वाइंट सेंटर था जहाँ रेडिकलाइजेशन होती थी, जहाँ पे दहशतगर्दी के लिए तरबियत दी जाती थी। यानी इंडिया ने यहाँ तक किया कि जो क्रिमिनल माफिया होता है वहां से, बॉम्बे से, वहां से लाके लोग अपनी कॉन्सुलेट्स में बिठाए पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए। अब अमेरिका का तो एक प्रोजेक्ट क्लियर था, उनका रोल, उन्होंने इस खित्ते को डिस्टेबलाइज करना था। आज जॉन किर्बी की स्टेटमेंट आपने पढ़ी होगी, पेंटागन का जो स्पेक्समैन है, उसने कहा कि पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर कैंप्स है। फिर वही चीज, फिर वही दोहरा रहा है, साथ कहता है कि पाकिस्तान की जरूरत भी है, और साथ में फिर जो है 4 फरीकी इजलास में भी बैठना है।
जी हाँ, ये जो मुनाफिकाना रवैया है, ये झूठ, धोखाधड़ी, सबसे बड़ी दुनिया में दहशतगर्दी को अगर कोई फरोग देता है तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स और अमेरिकन लीडरशिप फरोग देती है। ISIS उन्होंने खड़ी की, जॉर्डन में 5000 लोग तरबियत दिए, इराक में इक्विपमेंट छोड़ के चले गए ताकि उनके हाथ लग जाए और सीरिया की तबाही करे। तो ये जो दहशतगर्द नुमा जो लीडरशिप है, जो दहशतगर्दी को दुनिया में फरोग दे रही है, और जो पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हम एक मुसलमान मुल्क भी हैं, हम न्यूक्लियर कंट्री भी हैं, उनका आप ये ना भूलिएगा कि ये बुक्स उनके जहन से निकला नहीं है। जब भुट्टो ने रेजिस्ट किया था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उनको, तो क्या कहा था उनके भुट्टो को, क्या कहा गया था कि मेक एन एग्जांपल आउट ऑफ यू। सो वो उसी चीज को लेके चल रहे हैं, और उन्होंने डिस्टेबलाइज रखना था, कोई एग्रीमेंट उनके लिए वैल्यू नहीं। दे आर मोस्ट इमोरल पीपल एग्जिस्टिंग इन दिस वर्ल्ड एज फार एज द अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप इज कंसर्न्ड। इजराइल वाले फायर करते हैं, पैलेस्टीनियन लाठियों से लड़ते हैं, वो कहते हैं इजराइल हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ, करोड़ों लोग, लाखों लोग वहां मार देते हैं। कश्मीर में लोग मरते हैं, आंखें इनकी बंद है। सो दे हैव अ प्लान फॉर, हमको समझना है उनका इस खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए एक प्लान था, वो निकल के भी उस प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे और वो कर रहे हैं। वहां पे इंडिया क्या कर रहा है, अपने डिप्लोमेट से टालने के लिए भेजता है, उसमें हथियार भेजता है। अभी दानिश सिद्दीकी का कत्ल हुआ है, जो एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर था और उसने कश्मीर के ऊपर बहुत स्टांस लिया था। इंडियन आर्मी की जो क्रूलिटीज हैं, जो इंडियन आर्मी के बारबेरिज्म है, जो उनकी दहशतगर्दी है, वो उसने फोटोग्राफी से बड़ी वर्ल्ड लेवल पे उसने उसको डिबेट किया था। वो अफगानिस्तान गया हुआ था, उसके पास कुछ ऐसे सबूत लगे थे जिसमें इंडिया इन्वॉल्व था कि इंडियंस जो है वो तालिबान को भी हथियार दे रहे हैं, दाइश को भी दे रहे हैं और अफगान फोर्सेस को भी दे रहे हैं, तीनों को आपस में लड़ा रहे हैं। और उसने कहा कि मैं इसको एक्सपोज करूंगा, रॉ ने उसको मरवा दिया, ही वाज किल्ड। किसी की वहां सर जी, साने समझौता एक्सप्रेस में क्या हुआ? साने समझौता एक्सप्रेस वालों के साथ क्या किया? हाँ। इंडिया में किसी ने मीडिया ने किसी ने आवाज नहीं उठाई कि जी उसको इंडियन आर्मी ने मार दिया, रॉ ने मार दिया। अगर हमारे मुल्क में सब हो जाता, हम अभी तक कीचड़ उड़ा चुके होते अपने इंस्टीट्यूशंस के। तो ये जो प्लान है ना, इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्लान, और उन्होंने उसके लिए इंडिया को बिल्डअप किया है। चाहे इसके अंदर बहुत सारी चीजें, ये सिर्फ दहशतगर्दी की जंग नहीं है, ये सिर्फ अफगानिस्तान की रिलेशनशिप नहीं है, इसके अंदर एक डिस्टेबलाइजेशन है, अफगानिस्तान से लिंक है पाकिस्तान का। आज अगर जॉन कर्बी ये कह रहा है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने 95% इलाके पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर 14 फुट हाइट की सर्वेलेंस कैमरास के साथ, डिजिटल कैमरास के साथ, कमांड पोस्ट के साथ, फोर्स के साथ वहां पे आपने बॉर्डर को बंद कर दिया है। अगर कोई बॉर्डर से आएगा तो वो अब चेक पोस्ट से आएगा, तो इन्फिल्ट्रेटर चेक पोस्ट से नहीं आते। जो दहशतगर्द होते हैं वो उनके कैंप जो होते हैं चेक पोस्टों के अक्रॉस नहीं होते, उनके कैंप अमेरिकन जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स थी और ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड थी, उनकी कमांड में दहशतगर्दों के कैंप थे, जिसको जनरल मैक्रिस्टर सुपरवाइज करता था। रात को उठा के हेलीकॉप्टर में अपनी फोर्स में जाता था, अफगानिस्तान की तबाही करके रख दी उस शख्स ने। और तो एक शादी में गया, वहां उनके ग्रुप गया, वहां पे पूरे के पूरे लोगों को मारा है, हालांकि वो शख्स जिसकी शादी हो रही थी वो अफगान फोर्सेस का एम्प्लॉय था। ये है वो टॉर्चरस चीजें, ये है वो जालिमाना चीजें जो अमेरिका करता रहा है, और उन्हीं को लेकर उसने पाकिस्तान की बात नहीं माननी। आज मतलब आज की स्टेटमेंट इतनी रियाकारी से भरी स्टेटमेंट है कि जी वो पाकिस्तान के कैंप हैं, वहां से अफगानिस्तान में दहशतगर्दी, उसी को रिपीट करता है अशरफ गनी, उसी को रिपीट करता है नरेंद्र मोदी। तो जब ये मोदी और ये डेविल का कॉम्बिनेशन बनेगा और वो इस खत्ते को डिस्टेबलाइज रखना चाहेंगे, तो आप बताएं पाकिस्तान का स्टांस कौन सुनेगा? बिल्कुल सही, ठीक है ब्रिगेडियर साहब। आप इमरान खान ने बारहा रिपीट किया कि हम अब हमारे एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती थी, हमने वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट कब से खत्म कर दिया। वो जनरल हमीद गुल ने कहा था, लेकिन जब अफगानिस्तान के अंदर 20 साल से अमेरिकन आ गए तो कौन सी स्ट्रेटेजिक डेप्थ रह गई? मुझे बताएं, अमेरिकन आपको इंटर होने की इजाजत देंगे अफगानिस्तान में, जब वहां पे नेटो फोर्सेज थी और 43 मुल्कों की सबसे ज्यादा टेक्निकली एडवांस आर्मी थी, जिसको तालिबान ने मार मार के उनका भूसा निकाल दिया, और वो रात के अंधेरे में वो सर ये आपने जो खास तौर पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की है, ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया चला रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है
कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो जाहिल लोग हैं अफगानिस्तान, बुखारी साहब जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, दे आर नॉट अवेयर टू द फैक्ट्स एग्जिस्टिंग ऑन द ग्राउंड। जी हाँ, कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है जब कोई वैक्यूम होता है, जी जब हाँ, कहां कोई पावर वैक्यूम होता है या पॉलिटिकल वैक्यूम होता है, जब आप स्ट्रेटेजिक डेप्थ में जाते हैं। ठीक इस है। तरह नहीं जाते कि 43 मुल्कों की फौज बैठी है और आप उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ कंसीडर करना शुरू कर ठीक दें, है। या तालिबान और अफगान फोर्सेस की लड़ाई हो रही है, आपस में सिविलियंस भी खड़े हुए हैं, वेरिंग ग्रुप्स बने हुए हैं और स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट। तो ये जो इंडिया के जो जाहिल किस्म के और जो है। प्रोपेगेंडिस्ट की माइंड है, जो उनके शीपिश किस्म के माइंड है, जो हिपोक्रेटिकल लोग हैं, जो रियाकार लोग हैं, वो इस किस्म की चीजों को अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपका नुक्ता आ गया। मैं नजमुल साकिब साहब आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगा। ये बताइएगा, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, एक तो वो मुनाफकत का और हकायक के बरक्स स्टेटमेंट्स देने की जो बात की जा रही थी, एक तो वो जर्नलिस्ट का भी इन्होंने जिक्र किया, फिर मैंने भी बताया, वो आपको भी याद होगा कि समझौता एक्सप्रेस के जो शवाहिद थे उनके साथ क्या कुछ किया गया, किस तरह लोगों को कत्ल कर दिया गया। कोकेन का एक केस सामने आया तो न्यू दिल्ली से जब वो इंस्पेक्टर या वो डीजी पुलिस जब आ रहा था तो उसको रास्ते में ही उठा लिया गया, उसे मार दिया गया, शवाहिद मिटा दिए गए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अहम है अफगानिस्तान के हवाले से, जुल्म खलीलजाद अब यहाँ आते हैं तो तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं। जब यहाँ पे अब्दुल्ला आते हैं तो वो पाकिस्तान के किरदार की क्या बात है जी तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब वो अफगानिस्तान पहुँचते हैं और काबुल पहुँचते हैं तो फिर जब वहाँ से वो स्टेटमेंट दागते हैं, फिर उसके बाद आप देखें कि यहाँ पर हमने गुलबदीन हिकमत यार को बुलाया, गुलबदीन हिकमत यार मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का वो दोबारा से हिस्सा बने। फिर हमने ये देखा कि जुल्म खलीलजाद आए, दीगर आए, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अफगानिस्तान में बैठकर क्यों इतना ज़रूरी समझा जाता है। और ब्लिंकन की बात कर लें, वो जब न्यू दिल्ली में थे कुछ और बोल रहे थे, लेकिन जब वो दोबारा अमेरिका पहुंचे कुछ और कहना शुरू कर दिया। इसी तरह रेक्स टिलरसन थे, आपको याद होगा, दीगर थे। ये वजूहात क्या हैं? डॉक्टर साहब, 20 साल का जो अभी जिक्र हो रहा है, मैं हैरान हूं, क्या हम इस 20 साल का जिसमें अमेरिका यहाँ पे रहा, उसका रोना अगले 20 साल तक रोते रहेंगे? क्या हम यही ढूंढते रहेंगे कि वो आया और हम इसी में खुशी महसूस करेंगे कि उसको शिकस्त हो गई? दूसरा पॉइंट देखिए, आप जब अमेरिका के बारे में बात करते हैं तो कुछ बातें आप भूल जाते हैं। अमेरिका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सोल सुपर पावर है। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है माल, वो अमेरिका में जाता है। अमेरिका यूनाइटेड नेशंस चला रहा है। अमेरिका हर जगह पे मौजूद है। अमेरिका दुनिया के हर मुल्क का हमसाया है। हम ये भूल जाते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तीसरी बात कि जब आपको ये पता है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, तो उस पर रोना पीटना क्यों है? हम उसका इलाज क्यों नहीं करते? चौथी बात, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कर रहे हैं। सुनिए ना, सुनिए, इलाज करना है, रोना नहीं है, इलाज करना है। और वो मैं खुश इस बात पे हूं कि हमारे इस वक्त रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रो पीट नहीं रहे, हालात के मुताबिक स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और टेक्निकल लेवल तक जाके इलाज कर रहे हैं। पांचवी बात कि आपने इस वक्त सबसे पहले अपने मुल्क का ख्याल करना है। तकरीरें करके हमने कोई चीज साबित नहीं करनी, कोई कप नहीं लेना। हमने देखना यह है कि प्रैक्टिकल लेवल पे हमें क्या मसाइल दरपेश हैं हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे, और उसके बाद यह कि दुआ करता हूं मैं कि अफगानिस्तान के इस रिगमरोल में और अफगानिस्तान के इस प्रॉब्लम में कहीं पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पे फर्क ना पड़ जाए। देखिएगा, जब ये पहली दफा हुआ था 2001 में, तो आपका जो एक बहुत करीबी दोस्त था जिसका नाम ईरान है, वो आपसे दूर होता चला गया था अफगानिस्तान की वजह से। उसमें ट्रांजिट लेकिन सर इसमें एक मिनट नजमुल साकिब साहब, बहसीत तालिब इल्म में ऐड करना चाहूंगा जी। आपने जिस तरीके से कहा, चाइना इस वक्त हिंदुस्तान के साथ 90 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड कर रहा है। ठीक है। अमेरिका में सबसे ज्यादा जो है वो चाइना की मसनूआत है। ठीक है। लेकिन आपस में टसल भी है, लेकिन आपस में कंपटीशन भी है। सुनिए अब मेरी बात। नहीं, यू आर राइट। लेकिन आप देखिए, मिसाल जब आप देते हैं ना, अगर आपने चाइना की मिसाल देनी है तो मिसाल ये दें कि वो किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से अपने ताल्लुकात इस्लामाबाद से और अपने ताल्लुकात न्यू दिल्ली से रखे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान डैगर्स ड्रॉन है एक दूसरे के। वो अच्छा, मैं नजमुल साकिब साहब यहीं से कंटिन्यू करूंगा, और खास तौर पर आपने जब वो कंपैरिजन की बात की तो कंपैरिजन भी करते हैं, लेकिन आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।